नमस्कार साथियों। आज कुछ कार्य में बिजी था, इसके वजह से आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं अपने नियत समय से 10 मिनट देरी से आपके समक्ष फेसबुक लाइव हुआ हूं। जैसे आपको मालूम है कि मेरी शुरुआत भजन संगीत के माध्यम से होती है, और इस बार भी मैं सोचा कि अभी दूसरे का गाना क्या बना से क्या शुरुआत करें, इसलिए मैं अपना खुद की रचना छठी माई से आग्रह करते हुए कि ये कोरोना काल में जो तबाही मचा रहा है उसे छुटकारा दिलाने के लिए छठी मैया से मैं आग्रह करते हुए इस भजन का रचना किया हूँ। आशा है आप लोग को पसंद आएगी। आवे के परी रौरा, आवे के परी रौरा, आवे के परी, आवे के परी रौरा, आवे के परी रौरा, आवे के परी। छठी मैया भक्तन कैले पुकार, छठी मैया आवे के परी। भक्तन कैले पुकार, छठी मैया आवे के परी। कोरोना मचावले बा भारी तबाही, कोरोना मचावले बा भारी तबाही। जन जन में फैला दिहले महामारी, जन जन में फैला दी हले महामारी। भूख से दुख बढ़ल, भूख से दुख बढ़ल, बढ़ल बीमारी रउआ आवे के परी। भूख से दुख बढ़ल, बढ़ल त बीमारी रउआ आवे के परी। सब भक्तन कैले पुकार, छठी मैया आवे के परी। आवे के परी रौरा, आवे के परी रौरा, आवे के परी। सब भक्तन कैले पुकार, छठी मैया आवे के परी। कर जोरी दीनानाथ हे सूरज गोसैया, कर जोरी दीनानाथ हे सूरज गोसैया। अपने किरनिया में लावन दवैया, अपने किरनिया में लावन दवैया। कोरोना के जड़ से, कोरोना के जड़ से मिटावे के परी हो, मिटावे के परी। छठी मैया कोरोना कैले परेशान, रौरा बचावे के परी। कोरोना कैले बा संहार, मैया रौरा आवे के परी। आवे के परी छठी माई, आवे के परी मैया, आवे के परी। आवे के परी मैया, आवे के परी रउआ बचावे के परी। कोरोना कैले बा संहार, रउआ आवे के परी। कोरोना से भइले बा बड़ा परेशानिया, बड़ा परेशानिया हो, ढेर परेशानिया। दुनिया जहान में न बनल बा दवैया, दुनिया जहान में न बनल बा दवैया। रौरहिया के, रौरहिया के रास्ता देखावे के पड़ी हो, देखावे के पड़ी। कोरोना कैले व संहार, रौरा आवे के परी। छठी मैया भक्तन करेला पुकार, रौरा आवे के परी। गावे सीताराम बनाई के भजनवा, गावे सीताराम बनाई के भजनवा। गोड़ हम लागतानी पूरा कर दिया रमनावा, पूरा कर दिया रमनावा हो, कर दिया रमनावा। कोरोना से मुक्ति रहुआ, कोरोना से मुक्ति रहुआ, दिलावे के परी हो, दिलावे के परी। सब भक्तन के ये अरदास, छठी मैया आवे के परी। आवे के परी मैया, आवे के परी।
करोना मिटावे के परी इहे भक्तन के अरदास छठी मैया आवे के परी। छठी माई की जय। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मैं पहले ही बता चुका था कि 11 अक्टूबर को मैं पुनः फेसबुक लाइव होऊंगा किसी न किसी सामाजिक मुद्दा को लेकर के, और ये वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी पाने की कोशिश करूंगा हर एक मुद्दा को। परंतु क्या करें, जब मैं माइक पकड़ता हूं और कहीं बोलने लगता हूं तो मां सरस्वती की ऐसी कृपा होती है कि एक न एक शब्द और शब्दों का जाल निकलने लगता है और मुद्दा वो बढ़ते जाता है। अब बढ़ते बढ़ते कब 1 घंटा से 1.5 घंटा 1.25 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है, जो कि शायद आप लोग को बोरिंग फील होता होगा, क्योंकि अच्छा बात सुनने में ज्यादा ये नहीं होता है। तो इसीलिए इस बार मैं कोशिश किया हूं कि 15 से 20 मिनट में इस मुद्दा को आपके सामने रखूं और आप लोग को ज्यादा टाइम से स्वतंत्रता दिला। तो नमस्कार साथियों, आप लोग के सहयोग व समर्थन के लिए बहुत ढेर सारा आभार। आप सभी से एक बार फिर आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल को उतना ही प्यार दे जितना मेरा फेसबुक पेज को प्यार देते हैं। मैं अभी YouTube पर कुछ एजुकेशनल वीडियो और इंटरटेनमेंट का भी बैलेंस और मधुर भाषा और भाषा की शालीनता में रहते हुए प्रेम रस, वीर रस और ऐसी ढेर सारी कविताएं या संगीत का वीडियो मैं अपने YouTube पर डाल रहा हूं, जिसका लिंक मैं फेसबुक पर दे रहा हूं। यदि आपको पसंद आए तो एक बार जरूर मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम था कि आज का जो चर्चा है वो है कि बेटियों मासूमे के ऊपर हो रहे जुल्म सितम का कृत्य के लिए जिम्मेवार कौन है। जैसा कि आप सबको मालूम है, देश के हर एक कोने में, राजस्थान से लेकर यूपी से लेकर पंजाब से लेकर बिहार से लेकर देश के कोने कोने में कुछ न कुछ ऐसे घटना हो रही है जो देश ही नहीं इस मानव जाति को भी शर्मसार कर रही है। अभी उसका मैं खुलकर क्या बताऊं, आप सबको मालूम ही है जो बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इन चारों स्टेट में अभी हाल ही में देखने को मिला है, सुनने को मिला है, जो कि विभत्स तरीका से वो घटना को अंजाम दिया गया है, जो मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है। तो मैं चरणबद्ध तरीका से इस की जिम्मेवारी किसकी है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता हो, उनकी चरणों की पूजा कर बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद लेते हैं। जब दुर्गा पूजा होती है उसमें छोटे छोटी कुंवारी लड़कियों को कन्या को लाया जाता है, उनको माँ दुर्गा मान करके उनको पूजा किया जाता है, प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे तीर्थ स्थल पर भी कुंवारी पूजा का आयोजन होता है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों से लेकर 16-17 साल की अविवाहित लड़कियां को दुर्गा या सातों बहिनी जगदम्बा या काली ऐसे देवी के रूप में सजा करके उनकी पूजा की जाती है और उनको साक्षात माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भैरवी, माँ जो भी मतलब देवी के रूप में मानकर पूजा करते हैं। जहां महिलाओं के नाम पति के नाम से पहले लिया जाता है। हमारा देश भी मातृ प्रधान है, जहां
पूजा धर्म के आयोजन में जब तक महिला साथ न हो वो पूजा पूर्ण माना ही नहीं जाता है, वो पूजा अधूरा माना जाता है। दोस्तों, कई राज्यों में अब परिवार का राशन कार्ड पति के नाम पर नहीं पत्नी के नाम पर बनना शुरू हो गया है। विशेषकर मैं बिहार सरकार को इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं, जहां मैं जब राशन कार्ड बनवाने गया तो बोला कि भाई अभी आपके नाम से राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपके पत्नी के नाम पर राशन कार्ड बनेगा। जबकि पहले गांव घर का जो मुखिया होता था उनके नाम पे बनता था। तो अब सरकार भी मानने लगी कि घर का गृहिणी का मुखिया, जो घर की मुखिया है वो औरत ही है। तो इतने सम्मान के बावजूद भी इसके अलावे पैतृक संपत्ति में लड़कियों का समान अधिकार देकर सारी सामान देने वाली कार्य पहल को सुनकर मन में काफी सुकून मिलता है। यहाँ नहीं अभी तो लड़कियों के जन्म होने पर लोग उनको लक्ष्मी और सरस्वती का अवतार मान करके और बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाने लगे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि सामाजिक और राजनीतिक इतना सपोर्ट होता है या सपोर्ट देने का नाटक किया जाता है, क्योंकि महिलाओं के पढ़ाई लिखाई और नौकरी से लेकर के राजनीति में भी भागीदारी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भी हमारी बेटियां उपेक्षित क्यों है, पीड़ित क्यों है, कुकृत्य का शिकार क्यों हो रही है, घरेलू हिंसा, तलाक, 3 तलाक जैसे असहनीय दर्द जख्मों को झेलने के लिए मजबूर क्यों हो रही है। मेरा मानना है कि सामाजिक बंधन से दूरी। दोस्तों, यहाँ से हम वो कारण खोज रहे हैं, कारण पकड़ रहे हैं कि ये सब कारण क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि ये सब घटनाएं ऐसी हो रही है। तो मेरा मानना है कि सामाजिक बंधन से दूरी, सामाजिक एकता की कमी, आधुनिकता के नाम पर लाज शर्म हया का बेलगाम होना, सामाजिक रिश्तों का तिरस्कार, भाईचारे का भाव, जातीयता, धर्मांता, कट्टरपंथ, इस सब का मूल कारण है। अब कैसे, इसका भी मैं आगे आपको बता रहा हूं। जब हम बचपन में कोई भी गलती करते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूं और अपने समय की बात बता रहा हूं। जब गांव में हम लोग खेलते कूदते थे और किसी के साथ कुछ गलती कर देते थे तो अड़ोस पड़ोस के कोई भी चाचा चाची, ताऊ, दादा दादी या रिश्ते में कोई भी लगने वाला गांव का, वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, वो आपको दंडपूर्वक या बलपूर्वक आपको सही करने का उनको अधिकार था। वो आपके माता पिता से आज्ञा लेने की उसकी जरूरत नहीं होती थी और वो बुरा नहीं मानते थे। यदि आपको 1-2 चपट भी लग जाती थी तब पर भी आप रोते रोते अपने माता पिता के पास जाएंगे, वहां 1-2 और पड़ेगी। क्यों? गलती किया तो थप्पड़ मारा, क्या हो गया, गलती क्यों किया। जबकि दोस्तों, अभी के समय में गांव समाज के लोग तो दूर, यदि अपने परिवार के ही लड़के को या लड़की को आप टोका टोकी कर दिए, थप्पड़ मार दिए तो बात बवाल से बवंडर बन जाती है। और यही कारण है, मैं अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आधुनिकता का विचार से असहमत हूं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो कारक है, ये घटना घटित होने के पीछे जो कारक होते हैं, उस कारक में एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो संबंध विच्छेद करता है। मुझे याद है जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो गांव की लड़कियां थाल सजा करके और गांव में निकल जाती थी। वो प्रचलन था, संस्कार था, रीति रिवाज था कि हर को अपना भाई और हर को अपना बहन मानते थे लोग, और एक लाइन से जो मिला उसके हाथ में रक्षाबंधन बांध दी और मिठाई खिलाए, न कुछ पुरस्कार दिए, भाई कोई दिए तो दिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं।
लेकिन एक जो प्रचलन था ना, उस प्रचलन में क्या था कि गांव में एक दूसरे से ममत्व, बंधुत्व, इसका रिश्ता बड़ा ही मजबूत होता था और एक दूसरे को भाई बहन सा प्यार मिलता था। और रक्षा सूत्र में बंध जाने के बाद तो बहुत ही मतलब एक अलग तरह का रिश्ता, जो कि धर्म का भाई, धर्म का बहन, ऐसा लोग गांव में मान के चलते थे, बोलते थे, बट उसका रिस्पेक्ट भी उसी तरीका से करते थे और रिश्ता वो लगभग जीवन भर निभाते थे। आज ये भागदौड़ आधुनिकता, मैं फिर बोल रहा हूं कि आधुनिकता से मेरा मतलब ये नहीं कि हर आधुनिक युग का हर तरह से मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन जहां पे है खोट, जहां पे है कमी, उस कमी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज जब भी रक्षाबंधन आता है तो खुद का भाई भी राखी बांधने से इनकार करता है, नहीं मनाता है, बांध दिया, नहीं माना, क्या है ये सब, कुछ नहीं है। लेकिन है, हर चीज का जो बना हुआ है उसका कोई ना कोई है। इसलिए ये पर्व त्योहार जो सामाजिक एकता, बंधन, इसके लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग काम करते करते इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें शरीर को आराम देने की फुर्सत नहीं मिलती है, एक दूसरे से मिलने का समय नहीं मिलता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने सोचा कि अरे भाई एक ऐसा चीज बना दो कि समय समय के अंतराल पर होली, दिवाली, दशहरा, छठ, ऐसे पर्व, रक्षाबंधन ऐसे बना दो, इतना महत्वपूर्ण बना दो कि लोग कहीं भी रहे तो इन पर्व त्योहार में थोड़ा आराम, सुकून की जिंदगी जी ले, एक दूसरे से मिलजुल ले। मुझे याद है कि जब भी छठ पूजा होता था तो जो कहीं भी अन्य प्रदेशों में काम करने वाले होते थे, भाई हो, चाचा हो, ताई हो, दादा हो, दादी हो, जो भी हो, जो रहते थे, वो छुट्टी लेकर, मतलब 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन गांव में उस समय के पर्व त्योहार में, दिवाली, दशहरा, होली, ये सब में लगभग 98 या 90% से ऊपर लोग अपने गांव में आ ही जाते थे। जिनको कुछ मजबूरी होती थी या छुट्टी किसी कारणवश नहीं मिल पाता था, कल कारखाने में काम करने वाला मालिक उनका जबरदस्ती रोक लेता था, वही नहीं आते थे, बाकी सब लोग आते थे। तो ये जो प्रचलन है, प्रचलन था, वो ऐसे ही नहीं था, उसका भी एक समाज में कैसे सब कुछ मानते हुए बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम बना रहे, एक दूसरे से जान पहचान। आज दावा है मेरा कि अब गांव में जाओ, आपको कोई नहीं पहचानेगा, मुश्किल से 10, 20, 50 आदमी पहचानेगा, जबकि गांव की आबादी 2000, 3000 या 1000 तक होगी। उसमें आपको कितना 50, 60 मुश्किल से पहचानेगा। तो आप में एकता, भाईचारा कहां से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। तो ये सब पता चलता है कि ऐसी कुकृत्य सामने आता है क्योंकि हमारा जो आपसी प्रेम था, जो प्रेम बंधने में जो काम आता था, वो तो बंधन ही नहीं रहा। बदले में क्या हुआ? गंदी गंदी मूवी आ गई, गंदी गंदी जो अश्लील संगीत बजने लगे, उसका दुष्प्रभाव पड़ा, जिससे बच्चे में भी गंदी मानसिकता आ गई। तो आधुनिकता के नाम पर ये दूसरा कारक है, जो लोकल संगीत, अश्लील रंगमंच, अश्लीलता की हद पार करती हुई सिनेमा जगत के द्वारा परोसी जाने वाली उत्तेजनात्मक फिल्म है, जहां से अच्छाई कम और बुराई का असर ज्यादा देखने को मिलता है। कलाकार भी जानबूझकर वैसे ही मसालेदार अश्लीलता परोसने वाली तथ्य लेकर के फिल्म निर्माण करते हैं, ताकि हंगामा भी हो तो मुफ्त में उनके मूवी का प्रचार हो जाए। और अश्लीलता का मतलब होता है कि उनको अच्छा खासा रकम की उगाही हो। अश्लीलता भरी फिल्म, वीडियो
में सुपरहिट होने का पूर्ण गारंटी होता है। जो गाना, जो वीडियो अश्लील हो, जो मूवी अश्लील हो, वो सुपरहिट होता ही है। इसलिए जैसा मांग वैसा पूर्ति, वैसा मना रहे हैं लोग, और ये भी एक फैक्टर है। दूसरा भी इस प्रकार दूसरा कारक है अश्लील फिल्म और संगीत है। इसके अलावा भी ढेर सारा कारक है, जो दो कारक में बताया। तीसरा कारक है कि गंदी राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स। हाँ दोस्तों, सबसे घटिया और हकीकत बात है कि देश की आजादी के 73 साल में लगभग हर प्रमुख पार्टियां या दल सत्ता प्राप्त करके सत्ता सुख भोग चुका है। चाहे वो कांग्रेस, जनता दल, वाम दल, राजद, जदयू, एनसीपी, शिवसेना और ढेर सारी पार्टियां हैं। इनको भी बेटियों और महिलाओं के नाम पर सूद रूप से राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मैं इन अभी जो विपक्षी पार्टियों का नाम लिया तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बीजेपी, उनका भी मैं बोलूंगा, अभी उनका बारी आएगी। तो सूद रूप से वो क्या करते हैं, केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वरना जो कांग्रेस दलित लड़की के बलात्कार पर उत्तर प्रदेश में हंगामा मचाती है, राजस्थान में उसी समय में वही बलात्कार की घटना पंजाब में रहती है तो चुप्पी से आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां चुप्पी से आ जाते हैं। कोई भी घटना हुआ है उस पर उनको साफ सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहां उनकी सरकारें हैं। तो सूद रूप से ही कहना चाहता हूं कि उनको इस घटना से मतलब नहीं है, उस कुकृत से मतलब नहीं है, उनको राजनीति से मतलब है। क्यों? यूपी वाली घटना का बिहार में चुनाव है, उस पर असर पड़ेगा, वहां हंगामा करो। और राजस्थान और पंजाब घटना को छुपा दो, मत करो उसके बारे में कुछ चर्चा, क्योंकि उसको किसी महिला, किसी लड़की से कोई मतलब ही नहीं है। उनको मतलब किससे है? अपनी राजनीति से है। केंद्र में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी भी कुछ भी कदम सत्ता में रहते नहीं उठाई, और विपक्ष में आते ही घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही तैसी बताते नहीं थकते हैं, जैसे कि इनकी सत्ता में आते ही सब कुछ इस तरह की घटनाएं समान लगने लगती है। वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं जब सत्ता में आ जाऊंगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने या कांग्रेस के घटक दल, वाम दल, जनता दल, राजद, उनके साथ मिलकर के सरकार चला चुकी है, उन लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और आज जब विपक्ष में है तब उनको यही आवाज जोर से उठाने को मिल रही है। जैसा बीजेपी के क्या नारा था? बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी पे वार, इस बार भाजपा सरकार आई। क्या हुआ? जो भाजपा सरकार निर्भया कांड में कांग्रेस को और अन्य दलों को कोसती थी, आज उनके समय में ढेर सारी घटनाएं घट रही है। जो ताजा उदाहरण आपका हाथरस की घटना है, और इसके अलावे भी उनके बहुत सारे नेताओं के द्वारा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन 4-5 बीजेपी के यूपी के नेता हैं, साधु बाबा हैं, स्वामी जी कहलाते हैं, लेकिन वो घटिया से घटिया कुकृत करके भी आज भी वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और बीजेपी में अच्छे खासे पोस्ट पे बने हुए हैं, बड़े बड़े मंच पे से अभी भी भाषण दे रहे हैं, जो जेल जाके आए हुए हैं, अभी उन पर केस भी चल रहा है। तो ना बीजेपी और ना विपक्षी पार्टियां, सब हवा में नंगे हैं। सब का केवल मकसद राजनीति पे रोटी सेकना है, ये जो कुकृत के ऊपर एक्शन लेने की किन्हीं को जरूरत नहीं पड़ती है, बस शुद्ध रूप से वो राजनीति रोटी सेकते हैं। क्योंकि
जब समाजवादी पार्टी आज यूपी में हंगामा कर रही है, वह इसी समाजवादी पार्टी का एक मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका नाम उपनाम प्रजापति था। वो बेटियों का यौन शोषण का गुनहगार था और उस समय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार थी। क्या किया? उनको बचाते 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 पीड़ित परिवार ही समाप्त हो गया, तब जाकर उस पर एक्शन हुआ। उन्नाव रेप कांड में परिवार को ही फंसा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो दोषी था वो बाहुबली था और शायद उन्हीं के पार्टी से वो ताल्लुक रखने वाला था। तो ऐसा हर जगह पे होता है। बदाऊं जैसा बलात्कार कांड, ये सब उनके समय में हुआ था। बिहार में राजद के शासन में कई विधायक रेप और मानवीय घटना के कुकर्मों के दोषी हैं। मैं फिर नाम नहीं लेना चाहूंगा। जो सिवान में है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली तेजाब कांड का अंजाम दिए थे, आज उनके परिवार को टिकट मिल रहा है राजद से। मतलब दोषी को टिकट नहीं दिया जा सकता, उनके परिवार को टिकट दे करके उनको राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं, राजद को ही नहीं बोलूंगा, राजद के और भी विधायक हैं 5-6। नवादा में भी जो बच्चियों से बलात्कार के दोषी है, उनके वाइफ को टिकट दे करके और राजद राजनीतिक संरक्षण दे रही है। जबकि मुजफ्फरपुर में सामूहिक शेल्टर होम बलात्कार कांड को कौन नहीं जानता है, जो पूरे मानवता को शर्मसार करती है, पूरा राष्ट्र का नाम बदनाम करती है। वैसे घृणित कार्य को अंजाम देने वाले बीजेपी और जनता दल यू के समय में घटित और उनका महिला नेत्री पर पहले केस चला, जेल गई, जेल से वापस आई और जनता दल के टिकट पर फिर वो चुनाव लड़ रही है। मैं किसको बोलूं? सब एक है। हर पार्टी केवल एक मुद्दा तलाशती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। कब? जब वो विपक्ष में होती है सारी मुद्दा का समाधान चुटकी में रहता है। जब सत्ता में आती है कुछ नहीं सूझता है, केवल मलाईदार चीजें उनको पसंद आता है, जो उनको सुख सुविधा मुहैया कराए। बाकी जनता बेटियां कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अपराधी का मनोबल बढ़ते जाता है और अपराध करके भी वो राजनीतिक संरक्षण पाने में कामयाब होता है। वरना आप खुद सोचिए, जब तक महिला या बच्ची अस्पताल में दाखिला लेती है, उनकी जानकारी सारी राजनीतिक पार्टियों को होती है, लेकिन कोई ये नहीं चेष्टा करता है कि अरे इनको अच्छी से अच्छी विश्व की ऐसी मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। और कर सकते हैं, फंड की कोई कमी नहीं है। बिहार में जब या अन्य राज्यों में जब कोरोना महामारी फैला तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी, बस नहीं थी, सब सरकार सरेंडर कर दिया। हर पार्टी बोला कि मेरी सरकार तो रही है, जनता दल की सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसका कर्तव्य है लाना। और आज जब वोट कराने की बारी आई है तो एक राजनीतिक पार्टी तो दूर, निर्दलीय 10-10 गाड़ी में घूम रहे हैं। अब कहां से गाड़ी आएगा? यह कहां से संसाधन आ गए? यदि 300, 200, 243 विधायक हर अपने फंड से 30-30 गाड़ी, 30-30 बस यदि प्रदान किया होता
भारत का दुनिया के हर एक देश से बिहारी को अपने प्रदेश में सुरक्षित वापस ला दिया होता। लेकिन जनता को किसकी पड़ी है भाई? जनता को किसकी पड़ी है? शुद्ध रूप से राजनीति करनी है, जनता को किसकी पड़ी है? आज नारे पे नारे, वादे पे वादे, झड़ी लग रहा है सत्ता दोबारा पाने के लिए। 15 साल में वो नहीं कुछ किया, 15 साल में वो कुछ नहीं किया। अरे भाई 15 साल तो दूर, ये 5 महीना 3 महीना पहले तो आप कुछ नहीं कर पाए। क्या सत्ता जो सरकार में है उसी की जिम्मेवारी है? आप विपक्ष की जिम्मेवारी कुछ नहीं थी, आपकी भी जिम्मेवारी थी, लेकिन आपको जिम्मेवारी कुछ नहीं थी। सही बात है कि आपकी जिम्मेवारी थी कि भाई अभी तो मुद्दा बना के जीत जाएंगे, जो सत्ता में उसको लात मार के हटा देंगे। मुद्दा यही थी। वरना जितना खर्च अभी आप कर रहे हैं ना, एक नॉमिनेशन में 10-10 गाड़ी 5-5 गाड़ी और घूमने का काम कर रहे हैं, घुमाने का काम कर रहे हैं, वो यदि दुख दर्द आपको देखना होता तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर आदमी का अपने अपने विधानसभा के लोगों को पता था कि मेरा विधानसभा के लोग दिल्ली में हैं, पंजाब में फंसे हैं, राजस्थान में फंसे हैं। सबको मालूम है 4-4 बॉस, 3-3 बॉस, 2-2 बॉस। एक विधायक जिम्मेवारी लेता अपने क्षेत्र का, वो जिम्मेवारी मुखिया पे डालता। हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में मुखिया है। जिम्मेवारी दे दे करके एक एक बिहारी, मैं बिहार का नहीं बोल रहा हूं, अन्य प्रदेशों का भी बोल रहा हूं, बिहार का उदाहरण दे रहा हूं, एक एक गांव के लोग सुरक्षित वापस आ जाते अपने अपने घर पे, अपने अपने जगह पे। लेकिन किसी को जरूरत नहीं थी। सॉरी, मैं दूसरे घटना पे बोल रहा था, ये अत्याचार जो बच्चियों पे होता है उसके ऊपर। तो यही कहना था कि जब तक वो लड़कियां अस्पताल में, महिला अस्पताल में होती है, किसी को कोई जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि अभी हवा ज्यादा गर्म नहीं, माहौल गर्म नहीं रहता है, उस पर राजनीति रोटी सेकने में मजा नहीं आता है। जब वो बलात्कार पीड़ित लड़की या महिला की डेथ हो जाती है, तब कोई प्लेन से आता है, कोई 10 गाड़ी लेके आया, तो 15 गाड़ी लेके आता है, लगता है ये तो दलित था, ये तो महिला थी, ये तो बैकवर्ड था, ये तो अगड़ी जाति था, ये पिछड़ी जाति था, और हंगामा पे हंगामा, प्रेस पे प्रेस, और ये सब घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक शुरू हो जाता है, जो कि शुद्ध रूप से और मूल रूप से मैं कहूं तो राजनीति है, राजनीति है, और केवल घटिया राजनीति है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करता हूं कि सभी के घर में मां, बहन, बेटी रूपी देवी है, हर के घर में है, सबके घर में है। उनकी इज्जत, आबरू आपके लिए जितना महत्व है, संसार की हर बहू, बेटी, मां, बहन का परिवार है, और उसके लिए भी उसका इज्जत, आबरू उतना ही महत्वपूर्ण है। हकीकत यह भी है कि काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में और अन्य काम के सिलसिले में हर लड़के को यदि बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल जाने की जरूरत पड़ती है, तो हर लड़की को भी किसी न किसी काम से, हर महिला को किसी न किसी काम से अकेले जाने की जरूरत पड़ती है, और वो वहां अकेला पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, ये अकेला नहीं होती है, ये अकेला कहीं नहीं होती है। जहां भी होती है उसके साथ में कोई ना कोई पुरुष होता ही है अगल बगल में। ऐसा कहीं नहीं होता है कि वहां पे पुरुष ना हो, महिला हो, पुरुष ना हो, पुरुष हो, महिला ना हो, लड़का हो, लड़की ना हो, लड़की हो, लड़का ना हो, होता है। लेकिन बगल में खड़ा भाई है या दानव है, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन इतना भी है कि वो भाई है या दानव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अगल बगल और जो है उसको अपना भाई माने और बहन माने, और जो सोचे कि मेरी बहन या मेरी बेटी भी कॉलेज पढ़ने गई है या किसी काम से गई है, वो वहां अकेली होगी, उसका कोई रक्षा कर रहा होगा। यहाँ हमें जो अगल बगल में खड़ी माँ, बहन या बेटी है, उसको देख रेख, उस पर कोई
फप्तियां कस रहा है और उसका कोई मजाक उड़ा रहा है, तो उसका हम संरक्षण दे। यदि ये चेन सिस्टम हो जाए कि हम जहां हैं उसके अगल बगल में कोई घटना नहीं घटने देंगे, हम जहां खड़े हैं उसके अगल बगल में कोई घटना नहीं घटने देंगे। यदि आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, आवाज दीजिए ना, आवाज दीजिए। आवाज देने पर बहुत सारे बाहुबली आपके सामने आ जाते हैं। आप गलत काम का विरोध कीजिए, आपको साथ मिलेगा। और यदि ये चेन हर आदमी मानने लगे कि नहीं, जो बगल में खड़ी है यही मेरा बेटी है, बगल में खड़ी है वही मेरी बहन है, तो ये चेन इतना काज करेगा कि किसी भी बहन और किसी भी बेटी के साथ कोई अन्याय, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो एक मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बेटियों के ऊपर भी एक कविता लिखा हूं, जो अब से जस्ट 5 मिनट बाद मैं YouTube पे डालूंगा और उसका लिंक फेसबुक पर दूंगा। और हकीकत और भाषा की मर्यादा को रखते हुए बड़ा ही सुंदर कविता लिखा हूं। आशा है आप लोग को पसंद आएगी, और यदि पसंद आएगी तो मेरा फेसबुक पे जैसा प्यार देते हैं वैसा YouTube पर भी आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग के बीच अगले रविवार को फिर मैं लाइव होऊंगा। कोई न कोई मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा होगी। आपका प्यार वांछनीय है, आप मुझे सदा प्यार देते रहेंगे और मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद।